हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपनी यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सीटेट के 19 जनवरी 2023 के पेपर 2 के बारे में। आज का जो पेपर है हम लोगों का 19 जनवरी 2023 का है और जूनियर लेवल का पेपर है। पहला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जब हम 3 अंकों की अधिकतम संख्या में 1 जोड़ते हैं तब हमें प्राप्त होता है। तो 3 अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी? 3 बार 9। कितने भी अंकों की अधिकतम संख्या पूछी जाए उतनी बार 9 हम लोग लिख देंगे तो हमें उतने अंकों की अधिकतम संख्या पता चल जाएगी। जैसे कि यहाँ पर 3 बार था तो 3 बार हम लोगों ने 9 लिख दिया तो हमें 3 अंकों की अधिकतम संख्या पता चल गई, जो कि हमारी 999 हो गई। अब इसमें हम लोग 1 जोड़ते हैं, जब 1 जोड़ेंगे तो 9 1 10, 9 1 10, 9 1 10 तो हमें प्राप्त होता है। तो ये जब भी हम जानते हैं जब जीरो ऐड होंगे तो हमारी न्यूनतम संख्या होगी, काउंट कर लेंगे 1 2 3 4, तो ये हमारी हो जाएगी 4 अंकों की न्यूनतम संख्या। ऑप्शन नंबर 2 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। न्यूनतम संख्या के लिए हम लोग जीरो ऐड करते हैं, जैसे 4 अंकों की है तो 3 जीरो ऐड करेंगे और 1 ऐड कर देंगे, 1000 हो जाएगा। और 3 अंकों का अगर न्यूनतम संख्या होगी तो हमारी 100 होगी, क्योंकि 1 ऐड करने के बाद 2 जीरो, जितने भी अंकों की कही जाएगी उसमें से 1 माइनस करके उतने जीरो ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हमने देखा ये हमारी 4 अंकों की न्यूनतम संख्या प्राप्त हो रही थी, इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो गया। नेक्स्ट है वह न्यूनतम संख्या जिसे n, n+1, n+2 के रूप में लिखा जा सकता है, जहां n एक प्राकृतिक संख्या है, निम्न है। तो सबसे पहली बात, इस रूप में लिखने के लिए आपको जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनके गुणनखंड होना जरूरी है। जैसे 5 की बात की जाए तो 5 को 1 गुणे 5, यानी कि इसमें पॉसिबिलिटी नहीं है इसके अलावा गुणनखंड होने की। 6 की बात की जाए तो 6 की 1 गुणे 2 गुणे 3 हो जाएगा। 7 की बात की जाए तो 1 गुणे 7 और 3 की बात की जाए तो 1 गुणे 3। तो यहीं से आपको स्पष्ट दिख जाएगा कि इसके गुणनखंड हो सकते हैं, यानी यही वाला हमारा आंसर होगा। कैसे होगा इसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे 1 है, 2 है और 3 है। अब 1 को अगर हम लोग n मान ले या हम लोग इसको 1 मान ले, इसको 1+1 लिख देंगे और इसको 1+2 लिख देंगे। अब 1 को अगर हम लोग n मान ले तो n+1 हो जाएगा और ये n+2 हो जाएगा। इस तरीके से हमारा n+1 n+2 हो जाएगा, यानी कि जो हमसे क्वेश्चन में कह रहा था वो हमारा ऑप्शन नंबर 2 में मिल रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो 6 को 1 गुणे 2 गुणे 3 लिखा। अब 1 को 1, 2 को हम लोगों ने 1+1 लिख दिया, 3 को 1+2 लिख दिया, 1 को हम लोगों ने n मान लिया और 1 की जगह पे n रख दिया। तो हमारा जो क्वेश्चन में हम लोगों से कह रहा था n, n+1, n+2 के रूप में लिखने को, तो हमारा ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, यदि कोई संख्या दो सह अभाज्य संख्याओं से विभाज्य है तो वह निम्न से भी विभाज्य होगी। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग मान लें 35 है। अब 35 किससे? 5 से विभाज्य होती है और 7 से विभाज्य होती है। यानी कह रहा था दो सह अभाज्य संख्याओं से विभाजित। तो सहअभाज्य संख्या 5 और 7 हो गई। 5 और 7 से अगर विभाजित है तो यह संख्या किससे विभाजित होगी? उनके योग से। अगर योग करेंगे तो 12, तो विभाजित नहीं होगी। अंतर से तो 7 - 5 करेंगे तो 2 आ जाएगा, 35 और 2 विभाजित नहीं होगी। गुणनफल से तो 7 और 5 का अगर गुणनफल करेंगे तो 35 आ जाएगा और 35 को 35 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा और भी अगर आप लोग ऑप्शन देखना चाहते हैं तो मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोग लेते हैं 55। तो 55 किसका होता है? 5 से डिवाइड होता है और 11 से डिवाइड होता है। तो ये दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। अब 11 और 5 का अगर योग करेंगे तो नहीं डिवाइड होगा। 11 और 5 का अंतर करेंगे तो हमें 6 मिलेगा, 54 नहीं डिवाइड होगा। अगर 11 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 55 हो जाएगा और 55 को 55 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। यानी कि जब भी दो सह अभाज्य संख्याएं, अगर कोई संख्या दो सह अभाज्य संख्याओं से विभाजित है तो वो जो है उनके गुणनफल से भी विभाजित होगी। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 2 सही 1/4 और 1 सही 2/3 के अंतर के 3/4 को 3 सही 1/4 के 2/3 में घटाया जाता है। तो हम लोग इसको पहले इतना हल करेंगे, यदि 2 सही 1/4 और 1 सही 2/3 के अंतर के 3/4, तो इसको कैसे हल करेंगे? ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 1 9/4। मिश्र भिन्न से हम लोगों ने साधारण भिन्न में चेंज कर लिया। ये हो गया 3 1 कम 3 2 5/3 के अंतर, यानी इनका अंतर के 3/4, यानी इनका 3 का मतलब होता है गुणांक, तो गुणा 3/4। अब एलसीएम हो जाएगा हमारा 12, 4 तिया 12, 9 तिया 27, माइनस 3 चक्कू 12, 5 चक्कू 20 और मल्टीप्लाइड बाई 3/4। तो ये हमारा हो जाएगा 7/12 मल्टीप्लाइड बाई 3/4, तो ये हमारा हो जाएगा 21/48। अब आगे कह रहा है को, यानी 21/48 को 3 सही 1/4, 3 सही 1/4 के 2/3, यानी फिर से का आया तो का मतलब 2/3। इसको चेंज कर लेंगे, 4 तिया 12, 1 13/4 गुणे 2/3। तो 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, 2 दूना 4, तो ये हो जाएगा हमारा 13/6। अब क्या कह रहा है?
में से घटाया जाता है, यानी 21/48 को 13/6 में से घटाया जाता है तो प्राप्त परिणाम है। तो 13/6 माइनस 21/48, एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 48, 6 अट्ठे 48 यानी 13 अट्ठे 104 और 48 यानी 21 रहेगा। यहाँ पर जब माइनस करेंगे तो हमारा 104 में से 21 जाएगा, 83 बचेगा, 83/48 और ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे जब भी क्वेश्चन हो तो उनको तोड़ तोड़ करने का प्रयास करें। तोड़ के अगर हम लोग उसको सॉल्व करेंगे तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 2 सही 1/4 यानी 9/4 और 1 सही 2/3 यानी 5/3 के अंतर, तो इसका अंतर कर दिया, का 3/4 यानी इसका 3/4। तो इसको उन्होंने सबसे पहले सॉल्व कर लिया, 21/48 आ गया। अब अगर हम लोग इसको पूरा पढ़ेंगे, यदि 21/48 को 3 सही 1/4 के 2/3 इसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया तो हमारा आया था 13/6। अब पढ़ेंगे तो यदि 21/48 को 13/6 में से घटाया जाता है तो प्राप्त परिणाम, तो 13/6 में से हम लोगों ने 21/48 घटा दिया, 83/48 हमारा ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक पदी है। तो एक पद किसमें हम लोग साफ साफ देख सकते हैं, इसमें 2 पद हैं, इसमें 2 पद हैं, इसमें 1 पद है, यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। इसकी बात की जाए तो इसमें 3 पद हैं, तो अगर एक पद ही पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट है किसी परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है। तो हर जो है अंश से 8 अधिक है, अगर हम लोग अंश को x मानेंगे तो हमारा हर जो है 8 अधिक हो जाएगा, यानी x+8 हो जाएगा। तो हमारी भिन्न क्या बन जाएगी, x/x+8, क्योंकि भिन्न हमारी होती है अंश बटे हर, तो हमारी भिन्न हो जाएगी x/x+8। यदि अंश में 17 की वृद्धि की जाए तो हम लोग अंश में हम लोगों ने 17 जोड़ दिया, तथा हर में 1 की कमी की जाए तो हर में 1 माइनस हो गया। तो जो प्राप्त संख्या है वो 3/2 हो जाती है, तो प्राप्त संख्या हमारी 3/2 हो जाती है। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे तो x+17/x+7 बराबर 3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2x+34 बराबर 3x+21, पक्षांतर कर देंगे तो 3x माइनस 2x बराबर 34 माइनस 21, तो ये x बचेगा और 34 में से 21 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर 23। तो x की वैल्यू हमें यहाँ से पता चल गई, 23 आ गई हमारी। जब x की वैल्यू 23 आ गई यानी हमारा जो अंश है वो हमारा 23 है, सॉरी 13 आ जाएगी, क्योंकि 4 में से 1 गया 3, 3 में से 2 हो गया 1, तो x की वैल्यू 13 आ गई, यानी कि जो हमारा अंश है वो 13 है। तो जब अंश 13 है तो हर भी हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि हर हमारा हो जाएगा 13 + 8, तो 13 और 8 21 होता है, यानी 13/21 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो हम लोगों से संख्या पूछी थी, तो सबसे पहले कह रहा था हर अंश से 8 अधिक है, अगर हमने x माना है तो हर हमारा 8 अधिक यानी x+8 है। अब अंश में 17 की वृद्धि यानी x+17 हो जाए, हर में 1 की कमी यानी x+8 - 1 हो जाए, तो जो प्राप्त संख्या है वो 3/2 हो जाती है। करके हम लोगों ने सॉल्व कर लिया तो x की वैल्यू हमारी 13 आ गई। जब x हमारी यानी अंश 13 आ गया तो हर हम लोग निकाल सकते हैं x+8 यानी 13+8, तो 21 हर आ गया। तो हमारी भिन्न अंश बटे हर, अंश हमारा 13, हर हमारा 21, 13/21 हमारी भिन्न हो गई। बाकी ऑप्शन से भी आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि 13/21 है, कह रहा अंश में 17 की वृद्धि की जाए तो 13 में 17 ऐड करेंगे तो हमारा 30 हो जाएगा। और बाकी कह रहा है कि हर में 1 की कमी कर दी जाए तो हर में 1 की कमी करेंगे तो ये हमारा 20 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, यानी कि प्राप्त संख्या 3/2 है। तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट है रमेश की मासिक आय 24,000 है। तो रमेश की अगर बात की जाए तो रमेश की जो मासिक आय है वो हमारी 24,000 है, चूँकि ये मंथली हम लोग ब्रैकेट में m लिख देते हैं। और इसके अलावा रहीम की बात की जाए तो रहीम की हम लोगों को वार्षिक आय दे रखी है, क्योंकि वार्षिक आय रुपये 3,83,040 है। तो इसकी हम लोगों को वार्षिक आय दी है, इसकी मासिक आय दी है, और जो व्यय है वो भी हमको दिया है मासिक व्यय। तो सबसे पहले हम लोग इसकी मासिक आय निकालेंगे, मंथली इनकम निकालेंगे। तो मंथली इनकम निकालने के लिए टोटल वो 1 साल में कमाता है इतना रुपए, तो 1 महीने में, टोटल 1 साल में 12 महीने होते हैं, यानी 12 से हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे तो हमको 1 महीने के उसकी सैलरी पता चल जाएगी। तो जब 12 से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 31920, यानी कि जो उसकी मंथली इनकम आ जाएगी 31,920 रुपये। रमेश की जो मंथली इनकम है वो 24,000 रुपये है। अब मासिक व्यय दोनों का, यानी दोनों लोग जो खर्च करते हैं वो 19,920 रुपये खर्च करते हैं। तो उनकी बचत, तो रमेश की अगर बचत की बात की जाए तो रमेश की अगर बचत की बात की जाए वो 24,000 कमाता है और 19,920 रुपये खर्च कर देता है,
यानी कितने बचाता है, तो 24,000 में से अगर 19,920 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा इस, यानी 4,080 रुपये जो है रमेश मंथली बचत करता है। अब इसी तरीके से रहीम की बात की जाए, तो रहीम जो है 31,920 रुपये कमाता है और 19,920 रुपये खर्च कर देता है। यानी 31,920 में से 19,920 घटाएंगे तो हमारा 12,000 रुपये आ जाएगा। यानी जो उसकी मासिक बचत है वो 12,000 रुपये है और रमेश की मासिक बचत 4,080 रुपये है। अब पूछा गया है उनकी बचतों का अनुपात के लिए, यानी 4,080 बटे 12,000, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। अब हम लोग इसको 4 से डिवाइड कर देते हैं, 4 से डिवाइड करेंगे तो 102 हो गया, इसको 4 से डिवाइड करेंगे 4 तिया 12 हो गया, फिर 6 से डिवाइड कर देंगे तो ये 17 आ जाएगा और 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो 50 आ जाएगा। यानी 17 बटे 50 यानी 17:50 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जो उनकी बचत का अनुपात है वो 17:50 है। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो सबसे पहले हमको रमेश की मासिक आय दी थी, रहीम की वार्षिक आय दी थी, तो रहीम की हम लोगों ने मासिक आय निकाली। मासिक आय रहीम की 31,920 रुपये हो गई। अब रमेश जो है 19,920 रुपये खर्च करता है तो 4,080 रुपये बचाता है। इसी तरीके से हम लोगों ने रहीम की निकाली, 31,920 कमाता है, 19,920 खर्च करता है तो 12,000 रुपये बचाता है। दोनों का अनुपात निकालना था तो 4,080 बटे 12,000 कर दिया। हम लोगों ने इसको सॉल्व किया तो 17 बटे 50 यानी कि इसका जो अनुपात हो गया वो 17:50 हो गया। नेक्स्ट है, इसमें जेड का गुणांक बताना है, यानी एक पद ये दिया है, एक पद ये दिया है और एक पद ये दिया है, इनके योग में जेड का गुणांक। तो एक पद हमारा x माइनस वाई प्लस एक्स वाई है, अगला पद हमारा y प्लस जेड माइनस वाई जेड है, अगला पद हमारा z माइनस एक्स माइनस जेड एक्स है। अब इनका योग करना है तो योग कर देंगे हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो ये माइनस में x और ये प्लस में x कैंसिल हो गया, ये माइनस वाई और ये प्लस वाई कैंसिल हो गया। अब z का गुणांक बताना था तो ये z और ये z मिलके 2z बन गए। अब बाकी हमको मतलब नहीं है क्योंकि हमसे z का ही पूछा गया था, हमें z हम लोगों ने जोड़ लिया तो 2z हो गया, यानी z का गुणांक ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। सिंपली हम लोग इसको ना भी काटते, इसको भी नहीं देखने की जरूरत थी, केवल हमें z की देखने की जरूरत थी। यहाँ पर z और यहाँ पे z दोनों पॉजिटिव है, यानी मिलकर 2z बना दिया तो z का गुणांक हमारा 2 हो गया। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, सबको ऐड कर देना था, ऐड करने पर z का गुणांक हमारा 2 हमको पता चल गया। नेक्स्ट है, हम लोगों को एक यहाँ पर गुणनखंड करना है। दो ये पद दिए गए हैं, एक इक्वेशन टाइप से दी गई है और इसके गुणनखंड करके बताना है ये किसके बराबर होगा। तो बात की जाए वाई स्क्वायर माइनस 17y प्लस 60, तो 60 के अगर हम लोग गुणनखंड करेंगे तो 12 पंचे 60 होता है, 12 गुणे 5 तो 12 पंचे 60 होता है और 12 और 5 को जोड़ेंगे तो हमें 17 भी मिलता है। यानी कि वाई स्क्वायर, चूंकि यहाँ पे माइनस का चिन्ह है हम लोग इसलिए माइनस का लगाएंगे, माइनस 12y माइनस 5y और माइनस 12 और माइनस 5 की गुणा 60 होती है प्लस की, यानी प्लस 60। तो इसके हम लोगों ने गुणनखंड कर लिए। इसी तरीके से अब यहाँ देखेंगे ये हमारा y का स्क्वायर है और ये हमारा देखेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि 3 का स्क्वायर 9। ये हमारा y का स्क्वायर है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बना। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है a प्लस बी और a माइनस बी के बराबर होता है, यानी कि y स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर एक बार हमारा प्लस में आएगा y प्लस 3 और एक बार हमारा माइनस में आएगा y माइनस 3। सिंपल सा था, यहाँ पे y का स्क्वायर हो गया, ये 3 का स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी। नीचे हम लोग फिर गुणनखंड करेंगे वैसे ही, ये हमारा 15 है, ये 36 है। तो अगर हम 36 के गुणनखंड करें तो 9 गुणे 4 9 चौक 36 हो जाएगा। इससे हमारा बनेगा नहीं क्योंकि 9 और 4 13 होता है, इसलिए ये वाला हटा देंगे। फिर दूसरा हमारी संभावना बनेगी 12 तियां 36, 12 और 3 को जोड़ेंगे तो 15 मिल जाएगा और 12 और 3 की गुणा हमें 36 मिल जाएगी। तो यहाँ पर हमारा फिर से माइनस में है तो हम लोग माइनस में लिखेंगे, माइनस का 12y माइनस का 3y और 12 और 3 माइनस 12 माइनस 3 की गुणा प्लस में हो जाएगा और 36। तो हमारे जो इक्वेशन है उसी के हिसाब से हमारे ये गुणनखंड हो गए। अब यहाँ हमारा y कॉमन हो जाएगा तो y कॉमन होगा तो y माइनस 12 बचेगा, यहाँ माइनस 5 कॉमन होगा तो यहाँ पर भी हमारा y माइनस 12 बचेगा, ये हमारा y प्लस 3 बचेगा और ये हमारा y माइनस 3 बचेगा। फिर नेक्स्ट नीचे भी इसी तरीके से हम लोग y कॉमन कर लेंगे तो y माइनस 12 बचेगा, फिर इधर माइनस 3 कॉमन करेंगे तो ये y माइनस 12 बचेगा। फिर अब यहाँ पे y माइनस 12 ऊपर कॉमन हो जाएगा तो y माइनस 12 कॉमन होगा तो हमारा y माइनस 5 बचेगा और y प्लस 3 और y माइनस 3 हमारा है। इसी तरीके से नीचे भी हमारा y माइनस 12 कॉमन हो जाएगा तो हमारा बचेगा y माइनस 12 कॉमन किया तो y माइनस 3 बचेगा। अब y माइनस 3 नीचे भी है ऊपर भी है, y माइनस 12 नीचे भी है ऊपर भी है,
तो हमारा बचा क्या, y-5 बचा और y+3 बचा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा y-5 और y+3 हम लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो सिंपली हमको इसके गुणनखंड करने थे। 60 की बात की जाए तो 60 को हम लोग 12 गुणे 5, 12 पंचे 60। अब चूंकि माइनस में था तो -12 -5 अगर हम लोग इसको जोड़ेंगे तो -17 मिल जाएगा, और -12 और -5 के गुणा करेंगे तो 60 मिल जाएगा। इसी तरीके से 36 नीचे था, तो 36 में हमें 12 गुणे 3 कर दिया, तो 12 दिया 36। चूंकि 15 बनाना था इसलिए -12 और -3 हो गया। अगर हम लोग इसको जोड़ेंगे तो -15 मिल जाएगा, अगर हम लोग इनकी गुणा करेंगे तो प्लस का 36 मिल जाएगा। इधर हमारा वाई स्क्वायर माइनस, ये हमारा वाई स्क्वायर था और ये हमारा माइनस का 3 स्क्वायर हो गया। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, यानी y+3 और y-3 बन गया। तो इस तरीके से हमारे गुणनखंड हो गए। फिर हम लोगों ने सॉल्व किया, तो सॉल्व करने के बाद y-12 और y-3 कैंसिल हो गया, तो y-5 और y+3 बच गया। हमारा ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है, किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का अनुपात 4, 5, 3, 6 है। चतुर्भुज के अधिकतम और न्यूनतम कोणों का अनुपात ज्ञात करें। तो चतुर्भुज के सभी कोणों का योगफल 360 होता है। एक कोण हमारा मान लिया हमने 4x, दूसरा 5x, तीसरा 3x और चौथा 6x। चारों कोण हैं, चारों कोणों का योगफल हमें पता है 360 डिग्री होता है। जब भी हमेशा चतुर्भुज की बात की जाएगी तो चारों कोणों का योगफल 360 होगा। त्रिभुज की बात की जाएगी तो तीनों कोणों का योगफल हमारा 180 होगा। तो यहाँ पर हमारा चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री हो गया। तो यहाँ पर अब हम लोग इसको ऐड कर देंगे, तो ऐड करेंगे 5, 4, 9, 3, 12, 6, 5, 4, 9, 9, 3, 12, 12, 6, 18। तो 18x बराबर हमारा हो गया 360। तो x बराबर हमारा हो जाएगा 18 एकम 18, 18 दूनी 36, यानी x बराबर 20 डिग्री। अब हमें x बराबर 20 पता चल गया। अब कह रहा है चतुर्भुज के अधिकतम और न्यूनतम कोणों का अंतर। तो अधिकतम यानी सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा हमारा 6x है। न्यूनतम यानी सबसे छोटा, यानी सबसे छोटा हमारा 3x है। अब इनका अंतर, तो 6x में से 3x जाएगा तो 3x बचेगा। x की वैल्यू हम लोग पहले निकाल चुके हैं 20, तो 3 गुणे 20 यानी 60 डिग्री इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। तो यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन था, जब भी चतुर्भुज की बात होगी तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 होगा। तो चतुर्भुज के यहाँ पर चारों कोणों का योगफल 360 हो गया, तो हम लोगों ने x की वैल्यू निकाल ली 20। अब अधिकतम कोण था हमारा सबसे बड़ा 6x और सबसे छोटा 3x था, दोनों का अंतर हमारा 3x हो गया। x की वैल्यू हम लोगों ने रख दी, x की वैल्यू 20 थी, तो 3 गुणे 20 यानी 60 डिग्री इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है 4 सही 1/3 समकोण में डिग्री की संख्या। तो 4 सही 1/3 को हम लोग साधारण भिन्न में चेंज करेंगे। तो 3 चक्कू 12, 12 1 13, तो साधारण भिन्न में हो जाएगा 13/3। अब समकोण कह रहा है तो 90 से गुणा कर देंगे। ऋज कोण कहता है 180 से करते। समकोण कह रहा था 90 से की, तो 3 से काटा 30 हो गया। तो 13 गुणे 30, 13 और 30 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 तिया 39, 390 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, केवल 4 सही 1/3 में समकोण निकालने थे, हम लोगों ने साधारण भिन्न में चेंज किया, 90 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा आंसर आ गया 390 डिग्री। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है, न्यूनतम संख्या वाली एक पाइथागोरस त्रिक है। तो न्यूनतम संख्या वाली हम लोगों को पाइथागोरस त्रिक बतानी है, न्यूनतम संख्या जिसमें 8 हो। तो 6, 8, 10 में अगर आप लोग देखेंगे तो न्यूनतम संख्या 6 हो गई, यानी ये वाला तो ऑप्शन हमारा गलत हो गया। और अब हमारे पास ऑप्शन बचे 3। अब पाइथागोरस में क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। कर्ण क्या होता है, कर्ण हमारी सबसे बड़ी भुजा होती है। तो कर्ण हमारी सबसे बड़ी भुजा होती है, तो यहाँ पर हमारा सबसे बड़ी भुजा इसमें 12 है। तो 12 का स्क्वायर जो है बराबर होना चाहिए 8 के स्क्वायर प्लस 10 के स्क्वायर से। तो 8 का स्क्वायर हमारा हो गया 64, 10 का स्क्वायर हो गया हमारा 100, तो ये हमारा हो गया 164, और 12 का स्क्वायर हमारा होता है 144। तो 144 बराबर 164, यानी ये वाला तो गलत हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सबसे बड़ी भुजा हमारी 17 है, यानी 17 हमारा कर्ण हो गया। 17 का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर हमारा होता है 64, 15 का स्क्वायर होता है हमारा 225। तो 64 और 225 को जोड़ेंगे तो 289 मिलेगा। 17 का स्क्वायर हमारा होता है 289, तो 289 बराबर 289, यानी कि हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो जब भी पाइथागोरस त्रिक की बात की जाए तो पाइथागोरस त्रिक में हमारा कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब हमारा कर्ण जो होती है वो सबसे बड़ी भुजा होती है। तो यहाँ पर हमारा कर्ण था 12, तो यहाँ पर 12 का स्क्वायर बराबर 8 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर हुआ, ये हमारे इक्वल नहीं है, इक्वल आने चाहिए थे, यानी ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन हमने देखा तो 289 बराबर 289 हो गए, यानी ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है
दो समांतर रेखाओं में के एक तिर्यक रेखा के द्वारा प्रतिच्छेदन द्वारा उस तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण x और 70 है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए जब भी एक ही ओर अंतःकोण बनते हैं तो एक और अंतःकोण का योगफल जो है वो 180 के बराबर होता है। तो जब अंतःकोण x दिया है और 70 दिया है, यानी एक ही ओर बने अंतःकोणों का योगफल जो है 180 डिग्री होता है, आपको पता होना चाहिए। तो x और 70 का योगफल 180 के बराबर हो गया, तो x बराबर 180 माइनस 70 हो गया, तो x की वैल्यू हमारी आ गई 110। तो x की वैल्यू 110 पता चल गई। तो 3x माइनस 30 की निकालनी थी, तो 3 गुणे 110 माइनस 30, तो ये हो गया 330 माइनस 30, तो ये हमारा हो गया 300 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, जब भी दो समांतर रेखाएं हैं और एक तिर्यक रेखा के द्वारा उसका प्रतिच्छेदन हो रहा है तो जो एक और अंतःकोण बनते हैं तो उनका जो योगफल है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो एक अंतःकोण हमारा x था, एक 70 था, दोनों का योगफल 180 के बराबर हो गया। x की वैल्यू 110 पता चल गई। 3x माइनस 30 पूछा था, तो 3 गुणे 110 माइनस 30 कर दिया, तो 330 माइनस 30 यानी 300 डिग्री हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है, किसी रेखाखंड क्यू आर के एक ही ओर दो बिंदु P और S इस प्रकार स्थित हैं कि क्यू पी क्यू एस 30 डिग्री, एस क्यू आर 40 डिग्री, एस आर पी 30 डिग्री, पी आर क्यू बराबर 40 डिग्री। तो अब कोई रेखाखंड है क्यू आर, हम लोग ऐसे बना लेते हैं एक रेखा, यह है हमारा Q और ये है हमारा R। अब कह रहा P और S इस प्रकार स्थित है, एक ही ओर स्थित है, यानी कि मतलब यहाँ पर मान लेते हैं P और यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं S, इसको मिला देते तो P और S एक ही दिशा में हो गए। अब कह रहा है पी क्यू एस बराबर 30, P से Q को मिलाया पी क्यू और S की बात कर रहा है तो इस टाइप से मिलाया, तो पी क्यू एस यानी ये वाला जो कोण हो गया ये 30 डिग्री हो गया हमारा, इतना कोण यहाँ तक। फिर एस क्यू आर, तो एस क्यू आर यानी ये वाला कोण जो है ये 40 डिग्री हो गया। फिर नेक्स्ट कह रहा है एस आर बी, एस आर ये एस आर ऐसे मिलाया और P से बोल रहा है तो इस टाइप से हम लोग मिला देंगे। तो एस आर पी ये वाला जो कोण हमको दिया है 30, और नेक्स्ट पी आर क्यू, तो पी आर क्यू ये वाला कोण हमको दिया है 40। तब हमको बताना है कि ये जो त्रिभुज है पी क्यू आर और एस क्यू आर सर्वांगसम है, कौन सा रूल लगेगा। एस का मतलब साइड, ए का मतलब एंगल, एस का मतलब साइड, साइड एंगल साइड या एंगल साइड एंगल, कहने का मतलब है भुजा 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 या भुजा कोण भुजा या कोण कोण भुजा, कौन सा रूल लगेगा ये हम लोगों को यहाँ पे बताना है। सर्वांगसम होने के लिए कौन सी शर्त यहाँ पर लगेगी, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग देखते हैं त्रिभुज पी क्यू आर, तो ये पी क्यू आर हो गया, और फिर हम लोग देखते हैं एस आर क्यू, तो एस आर क्यू हो गया। अब दोनों में हम लोग देखेंगे ये वाली भुजा कॉमन है, चाहे पी क्यू आर की बात की जाए चाहे एस आर क्यू की बात की जाए, यानी क्यू आर जो है कॉमन है कि तो क्यू आर बराबर क्यू आर, क्योंकि ये उभयनिष्ठ है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं उभयनिष्ठ। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कोण जो है, कोण पी क्यू आर ये हमारा टोटल हो जाएगा 70 डिग्री, और इधर से देखेंगे एस आर क्यू, तो ये टोटल हमारा हो जाएगा 70 डिग्री, यानी ये कोण बराबर है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कोण पी क्यू आर बराबर कोण है एस आर क्यू। तो कोण पी क्यू आर और कोण एस आर क्यू बराबर है, तो एक ये हो गया। अगला अब हम लोग देखते हैं एस क्यू आर कोण देखते हैं, एस क्यू आर तो ये हमारा 40 डिग्री हो गया, और अगला कोण देखते हैं पी आर क्यू, तो ये वाला कोण हमारा 40 डिग्री हो गया। दोनों में अगर हम लोग देखेंगे तो एस आर क्यू में अगर हम लोग बात करें तो कोण एस क्यू और आर, एस क्यू आर में अगर हम लोग बात करें कोण एस क्यू आर, और त्रिभुज पी क्यू आर में अगर हम लोग बात करें तो कोण पी आर क्यू, तो कोण पी आर क्यू बराबर कोण एस क्यू आर हो गया, क्योंकि पी आर क्यू जो है हमारा 40 डिग्री है और एस क्यू आर भी 40 डिग्री है, यहाँ पे लिख देते हैं 40 डिग्री, और ये हमारा 70 डिग्री था, और ये क्यू आर बराबर क्यू आर, क्योंकि ये हमारी भुजा उभयनिष्ठ थी। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे दो कोण और एक भुजा, यानी कोण भुजा कोण, यानी एंगल साइड एंगल हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि यहाँ पर दो कोण है और एक भुजा है, तो दो कोण हमारा ये एंगल साइड एंगल, तो त्रिभुज पी क्यू आर सर्वांगसम हो जाएगा कोण एस आर क्यू के, और ऑप्शन नंबर 4 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर केवल यही आप लोगों को रूल लगाना था, क्यू आर और क्यू आर बराबर हो जाएगा क्योंकि उभयनिष्ठ है, कोण पी क्यू आर और एस आर क्यू बराबर हो जाएगा क्योंकि दोनों 70 के बराबर हैं, कोण पी आर क्यू और कोण एस क्यू आर बराबर हो जाएगा क्योंकि दोनों 40 डिग्री के बराबर हैं। तो यहाँ पर हमारा दो कोण और एक भुजा यानी एंगल साइड एंगल का रूल लग गया, ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है 16 मीटर लंबे 12 मीटर चौड़े और 10 सही 2/3 मीटर ऊंचे एक कमरे में बड़ी से बड़ी रखी जाने वाली छड़ की लंबाई क्या होगी।
तो अगर हमको लंबाई कमरे की बात की जाए तो कमरा एक घनाभ के आकार का होता है, क्योंकि इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग है। तो अब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होंगे तो घनाभ के आकार का होगा। अब सबसे बड़ी छड़ की बात की जाए तो सबसे बड़ी, जैसे कि अगर हम लोग सिंपली समझना चाहें एक आयत के उससे, तो आयत में अगर सबसे बड़ा कहेंगे तो विकर्ण होगा। वर्ग की अगर बात की जाए तो वर्ग में सबसे बड़ा विकर्ण होगा। इसी तरीके से घन या घनाभ की बात की जाए तो घन या घनाभ की जो सबसे बड़ी छड़ होगी वो उसके विकर्ण ही होगी। यानी कि इसमें जो सबसे बड़ी छड़ की लंबाई अगर एल मान लें, या इसको हम लोग कैपिटल एल मान लें लंबाई को, तो इसके जो हम लोगों को अगर निकालना है इसकी छड़ की लंबाई, तो इसकी छड़ की लंबाई जो है विकर्ण के बराबर हो जाएगी। जो इसमें रखी जाने वाली सबसे लंबी छड़ है वो विकर्ण के बराबर हो जाएगी। और विकर्ण कैसे निकालते हैं हम लोग? घनाभ के विकर्ण का फार्मूला होता है √L² + B² + H², जहाँ L लंबाई है, B चौड़ाई है और H ऊंचाई है। तो सबसे लंबी छड़ की लंबाई निकालने के लिए विकर्ण निकाल लेंगे। L हमको दिया है 16, तो 16 का स्क्वायर, B दिया है 12, तो 12 का स्क्वायर, H हमको दिया है 10 सही 2/3, तो 10 यहाँ 30, 30 और 2 32, 32/3 हो जाएगा, तो 32/3 का स्क्वायर। अब हम लोग 16 का स्क्वायर करेंगे, तो 16 का स्क्वायर होता है 256, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144, और 32 का स्क्वायर होता है 1024, और 3 का स्क्वायर होता है 9। अब हम लोग एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो 256 और 9 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। 256 और 9 की मल्टीप्लाई होगी तो हमें मिल जाएगा 2304। इसी तरीके से 144 और 9 की मल्टीप्लाई होगी तो हमारा आ जाएगा 1296। 1024 हमारा ऐसे ही रहेगा, और बटे में हमारा रहेगा सबके बटे में यहाँ पर 9। अब हम लोग ऐड कर देंगे 2304, 1296 और 1024 को, तो हमें मिल जाएगा 4624/9। अब 4624 का वर्गमूल अगर हम लोग निकालेंगे तो वर्गमूल हमारा 68 आएगा, और 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो 3 आएगा, यानी 68/3 मीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बाकी वर्गमूल निकालने के लिए आप लोग भाग विधि का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि 4624 है तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले 6 से डिवाइड करते हैं, 6 6 36, तो ये हमारा बच गया 10। फिर हम लोग पूरा ये जो है पूरा पेयर बनाते हैं, तो 46 पहला हो गया, अगला पूरा पेयर उतारेंगे तो ये 24 पूरा आ जाएगा, और जिससे हम लोगों ने डिवाइड किया है तो 6 6 36 हुआ था, तो इस 6 को यहाँ पर ऐड कर देंगे तो ये 12 हो जाएगा। अब हम लोग इसको 1024 को देखेंगे तो 8 बार में अगर हम लोग ले जाएंगे तो यहाँ पर 8 8 64, और फिर 8 दूनी 16 6 22, फिर 8 1 8 2 10, तो ये हमारा इसका जो वर्गमूल आ जाएगा 68 आ जाएगा। बाकी आप लोग जैसे नॉर्मली गुणनखंड करके निकालते हो उस वैसे भी आप लोग इसका गुणनखंड निकाल सकते हैं। तो 68/3, 68/3 का मतलब हो गया 22 सही 2/3 मीटर, क्योंकि 68 को आप लोग 3 से भाग देंगे तो 3 से डिवाइड करेंगे तो इधर आ जाएगा 3 दूनी 6 बचा 8, 3 दूनी 6 बचा 2। तो जो हमारा शेषफल होता है उसको हम लोग ऊपर लिखते हैं, जो हमारा भागफल आता है उसको हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, और जो हमारा भाजक होता है उसको हर में लिखते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा 22 सही 2/3, ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो जब भी कमरे में सबसे लंबी छड़ की लंबाई पूछी जाएगी तो हमेशा हम लोग विकर्ण निकालेंगे। विकर्ण का फार्मूला होता है घनाभ के √L² + B² + H²। यहाँ पर हमारा L जो है 16 है, B हमारा 12 है और H हमारा 32/3 है, क्योंकि 10 सही 2/3 था। 16 का स्क्वायर 256 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, और 32 का स्क्वायर 1024 होता है। फिर 256 और 9 की मल्टीप्लाई 2304 हो गई, 144 और 9 की मल्टीप्लाई 1296 हो गई। ऐड किया तो 4624 आया, 4624 68 का वर्गमूल होता है, 4624 का वर्गमूल 68 होता है, और 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो 68/3 या 22 सही 2/3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है, किसी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 270 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि उसके विकर्णों की लंबाई हमको दी है तो 4x - 8 का मान निकालना है। तो क्षेत्रफल जो एरिया होता है समचतुर्भुज का 1/2 d1 × d2 होता है। तो 1/2 d1 हम लोग को पता है x सेंटीमीटर, और d2 हमें पता है 30, और एरिया हमको पता है 270। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 से डिवाइड किया, 3 नाम 27 हो गया। अब ये इधर 2 डिवाइड में था, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो x बराबर 9 × 2, यानी x की वैल्यू हमें पता चल गई 18 सेंटीमीटर। जब x की वैल्यू 18 पता चल गई तो 4x - 8 की वैल्यू चाहिए थी, तो 4 × 18 - 8, तो 18 चक्कू 72 हो गया, 72 में से 8 जाएगा, तो 72 में से 8 जाएगा तो 64 बचेगा, तो 64 इसका क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 2। तो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो विकर्ण होता है, 1/2 विकर्णों का गुणनफल होता है, या 1/2 d1 × d2 होता है। d1 की वैल्यू हमें x दी थी, d2 की वैल्यू हमें 30 दी थी, दोनों की वैल्यू को रखा तो x की वैल्यू हमें 18 पता चल गई। जब x की वैल्यू 18 पता चल गई तो 4x - 18 की वैल्यू 4x - 8 की वैल्यू हम लोग आराम से निकाल सकते थे। तो 4 × 18 - 8 72 - 8 यानी 64 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया।
नेक्स्ट है किसी वृत्ताकार बगीचे का व्यास 28 मीटर है, यानी व्यास हमको दिया है 28 मीटर। तो त्रिज्या हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि त्रिज्या जो है व्यास की आधी होती है, तो 28/2 यानी कि 14 मीटर हो गई। अब इस बगीचे के अनुदिश 300 प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय, या अनुदिश मतलब इसके चारों ओर, तो चारों ओर का मतलब हो गया वृत्त का परिधि या वृत्त का परिमाप। तो वृत्त की परिधि क्या होती है? परिधि का फार्मूला होता है 2πr। अब 2πr होता है 2 की वैल्यू 22/7 गुणे आर की वैल्यू हमारी है यहाँ पर 14 मीटर, ऊपर क्वेश्चन में दिया है। तो 7 दूनी 14, तो अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 88 मीटर। अब हमें परिधि 88 मीटर पता चल गया है, तो 1 मीटर के लिए 300 रुपये का खर्चा आ रहा है, तो 88 मीटर के लिए कितना आएगा? तो खर्चा हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ से आराम से, क्योंकि 1 मीटर के लिए आ रहा 300, तो 88 मीटर के लिए ज़्यादा आएगा, तो 88 से गुणा कर देंगे। तो 88 से गुणा करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 26,400। तो 26,400 रुपये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया, जो कि हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो गया। व्यास हमको दिया था 28 मीटर, त्रिज्या हम लोगों ने निकाली 14 मीटर, परिधि हमारी होती है 2πr। 2πr का प्रयोग करके हम लोगों ने परिधि निकाल ली। तो 1 मीटर के लिए 300 रुपये का खर्चा आ रहा था, तो 88 मीटर के लिए खर्चा निकालना था, 300 गुणे 88 यानी 26,400 रुपये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है 10 संख्याओं का माध्य 58 है। तो 10 संख्याओं का अगर माध्य 58 है, तो सबसे पहला हम लोगों ने बात की थी कि हमेशा टोटल निकालेंगे। टोटल कैसे निकालेंगे? संख्या गुणे माध्य। तो संख्या हमारी 10, माध्य हमारे 58, तो टोटल हमारा आ गया 580। अब एक संख्या 40 है अगर इसमें से, यानी 580 में एक संख्या अगर हमारी 40 है, तो बाकी कितनी संख्या है का योग 540 है। एक संख्या अगर हम लोग 40 निकाल दी, अब हमारी संख्या कितनी बची? 9 बची। तो पहले 10 थी, क्योंकि हमें क्वेश्चन में 10 दिया था, एक हमें पता चल गया 40 है, तो हमारी बची 9, और टोटल योग हमारा बचा 540। अब हम लोग माध्य निकाल सकते हैं। माध्य का फॉर्मूला क्या होता है? पदों का योग। पदों का योग है 540 बटे पदों की संख्या 9, 9 6 54 यानी 60 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। तो जब भी हमारा माध्य का क्वेश्चन होगा तो एक टोटल का फॉर्मूला लगाएंगे, माध्य गुणे संख्या, जितने भी संख्या होंगे पदों की संख्या, तो 10 गुणे 58 580 हो गया। एक संख्या 40 पता चल गई, तो बाकी 540 बची। एक अगर 40 हो गई तो 10 में से एक गया, 9 संख्या बची, तो 540 बटे 9 यानी 60 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। लास्ट क्वेश्चन है, किसी थैले में 7 नीली, 4 लाल, 6 काली, 3 सफेद गेंदे हैं। टोटल कितनी गेंदे हो गई? 7 4 11 6, 17 3 20। टोटल जो गेंदों की संख्या आ गई वो 20 आ गई। अब कह रहा है इस थैले में से बिना अंदर देखे एक गेंद निकाली जाती है, तब एक काली, तो ब्लैक की बात की जाए तो ब्लैक कितनी है? 6, और एक नीली, तो नीली की बात की जाए तो नीली कितनी है? ब्लू, तो ब्लू है हमारी यहाँ पर 7। तो अगर ब्लैक और ब्लू की बात की जाए तो टोटल ब्लैक और ब्लू कितनी है? 7 + 6 बराबर 13। तो अब हमें टोटल हमारी थी 20, और ब्लैक और ब्लू के लिए पूछ रहा था, तो ब्लैक और ब्लू जो थैले में है वो टोटल 13 थी। प्रायिकता क्या होगी? तो प्रायिकता 13 जो ब्लैक और ब्लू है इनका टोटल बटे जो हमारी टोटल गेंदे हैं, तो 13/20 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो जब भी इस तरीके से कहा जाए तो जितनी भी है, अगर आगे हम लोगों से सफ़ेद पूछ देता है तो हम लोग इसमें सफ़ेद भी ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर टोटल हमने गेंदे देख ली, थैले में 20 थी, उसमें 6 काली थी, 7 नीली थी, यानी 7 6 13 टोटल गेंदे हो गई। 13 में से निकालना था, 13 हमारी संभावनाएं थी, 20 हमारी टोटल संभावनाएं थी, तो 13/20 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। तो ये हमारा जो क्वेश्चन था, ये पेपर था, ये हमारा 19 जनवरी का पेपर 2 यानी जूनियर लेवल का पेपर था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 20 जनवरी के पेपर 1 को डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।